सुप्रभात मित्रों। आज के वीडियो के सेशन में हम लोग शब्द यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग शब्द के एक और भेद पढ़े थे जो बनावट या रचना के आधार पर थे। तो उसी की कड़ी में आज हम लोग शब्द के ये दूसरे भेद पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग शब्द के भेद में। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले से ही लिख दिया हूँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं ये 4 प्रकार के, एक तत्सम शब्द, एक तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब इन चारों में तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से अभी चर्चा की जाएगी, उसके बारे में बताया भी जाएगा। आइए देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द यानी कि इसके तत्सम को यदि 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो ये तत् धन सम हो जाएगा। तत् मतलब उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। अब उसके समान किसके समान, उसके कौन, तो जो हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा है संस्कृत, यानी कि संस्कृत के समान। तो जो संस्कृत के समान है ना, उसी को हम तत्सम कहते हैं। जैसे वे शब्द जो संस्कृत से सीधे ली गई हैं तत्सम कहलाती है। तत्सम अर्थात उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। अब इसमें जितने भी संस्कृत जैसे शब्द होंगे वो सभी तत्सम होंगे। जैसे यहाँ पे हस्त को ले सकते हैं, जैसे हस्त हो गया, कर्पूर हो गया। इसके अलावा जैसे सिंह हो गया। तो ये सभी जो है कि तत्सम शब्द कहलाते हैं या तत्सम शब्द होते हैं। इसके अलावा इनके अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, है ना। जैसे सूर्य है, वायु है, पुत्र है, सूर्य है, वायु है, पुत्र है। तो तत्सम पहचानने का देखिए एक साधारण सा तरीका ये भी है कि जहाँ शब्दों के बीच में कोई न कोई यदि अर्ध व्यंजन जैसा कुछ आ जाए, जैसे यहाँ पे स है तो इसमें आधा स, यहाँ पे आपका आधा र, सूर्य में भी आधा र, यहाँ पुत्र में त्र। तो ये सभी जो अर्ध रूप में होंगे वे लगभग सभी तत्सम कहलाते हैं। तो इनको पहचानने का यह एक तरीका भी है। अभी इसके बारे में नियम बताया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम। तो ये तत्सम और तद्भव के पहचानने के बहुत से नियम होते हैं। अब देखा जाए तो तत्सम तद्भव तो बहुत से होते हैं, 200, 400, 500, 1000, कितना याद कर सकता है व्यक्ति, उसको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसका कुछ नियम बना होगा पहचानने का। क्या अंकिता का है बच्ची, इतना देरी से, मतलब इतना काम करने लगी तुम, ठीक। तो देखिए तत्सम और तद्भव के पहचानने के कुछ नियम बने होंगे। तो उन नियमों को यदि जान लेंगे तो तत्सम तद्भव को आसानी से पहचान सकते हैं और तत्सम तद्भव को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग तद्भव की कि तद्भव क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है लेकिन अब उनका स्वरूप बदल चुका है उसे हम तद्भव कहते हैं। तद्भव को देखा जाए तो ये तद धन भव अर्थात उसके समान। भाई किसके समान, वही संस्कृत के ही समान। तो जो संस्कृत के नहीं, सॉरी, ये उसके समान नहीं होगा, ये उसके उससे होना,
ये भव मतलब होना होता है, तद मतलब इसका मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, तद्भव अर्थात उससे होना। किससे होना? संस्कृत से होना। जो संस्कृत से हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अब जैसे ये जो हाथ है, तो हाथ क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और भी देख सकते हैं, जैसे कि आम्र हो गया, है ना? आम्र क्या है? तत्सम की तद्भव है, तत्सम है। हमने अभी कहा था जहाँ पे भी कुछ तुम्हें अर्ध चीज़ें दिख जाएं, है ना, तो आम्र तत्सम हो गया, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। ठीक है। तो ये इनका जो जन्म हुआ है तद्भव कोई संस्कृत से हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में इनके जो स्वरूप है वो बदल गए हैं, है ना। जैसे कि हस्त से हाथ हो गया, आम्र से आम हो गया, कर्पूर से कपूर हो जाएगा, अग्नि से आग हो जाएगा, है ना। कर्पूर, हाँ, कर्पूर संस्कृत शब्द हो गया, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। ठीक है। अग्नि हो गया, सिंह तो शेर हो जाएगा ना। यहाँ पे ये जो अनुस्वार दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पे लगता है लगभग वो मान चलिए वो तत्सम ही होता है, जहाँ पे बिंदी होती है, और जहाँ पे चंद्र बिंदी होती है ना, वो तद्भव होता है। ये पहचानने के नियम है, इसको याद कितना करेंगे हम, कितना हम चंद्र बिंदु ढूंढते जाएंगे, कितना अनुस्वार ढूंढते जाएंगे, कितना याद करेंगे। तो उसको पहचानने का एक नियम, यही पहचान का एक नियम है, कैसे पहचाना जा सकता है। अग्नि हो गया, अग्नि में भी देखिए कहीं ना कहीं कुछ आधा चीज़ दिख रहा है ना। तो अग्नि का क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो ये सब क्या है? तद्भव है। झिमिर झिमिर नहीं करना चाहिए ना। तो तत्सम तद्भव, देखिए ये तत्सम का यदि आपको याद करना है तो बस सीधे से बात ये समझिए कि जो संस्कृत है ना, संस्कृत से जो है, यानी जो संस्कृत के समान है वो तत्सम है, और जो हिंदी के समान है वो क्या है? तद्भव है। ठीक ना। ये चीज़ जैसे यहाँ पर लिखा हो कि हाथ से क्या, अरे हस्त क्या है? तत्सम है। ठीक है। ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसको सीधा कर देता हूँ मैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हस्त हो गया, और ये क्या हो गया? हाथ हो गया। तो ये हस्त क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव क्या है? हाथ है। आम्र क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव क्या है? आम। कर्पूर का कपूर हो गया, अग्नि का आग हो गया। ठीक है। अब इसे कपड़ा कह दिया जाए, कपड़ा तत्सम की तद्भव है, और वस्त्र कह दिया जाए तो तत्सम। ठीक है। पहचान में अब आ रहा है, पहचान लेंगे। अब देखिए इसके पहचानने के कुछ नियम है, तत्सम और तद्भव को पहचानने के कुछ नियम बताए गए हैं। इस नियमों को आप लोग ध्यान में रखे रहिए, तो कोई कठिनाई नहीं होगी, उसको पहचानने में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पहला नियम क्या है कि पहला नियम ये छ है ना, छ का प्रयोग अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। छ का प्रयोग प्रायः तत्सम के रूपों में होता है, तत्सम के रूप में या रूपों में होता है। अब जब इसी छ का तद्भव हम बना देंगे, इसी छ का जब हम तद्भव बनाएंगे तो ये दो अक्षरों में परिवर्तित हो सकता है। लिखो नहीं, बाद में लिख लेना, पहले समझो।
इसी छ, ये छ क्या है, छ जहाँ भी दिख जाए, जिन शब्दों में छ दिख जाए तो इसका मतलब ये समझिए कि वो तत्सम शब्द है। ठीक, यहीं पे लिखा हुआ नियम पहला है कि छ का प्रयोग प्रायः तत्सम के रूपों में होता है। अब इस छ का जब तद्भव बनेगा तो दो अक्षर बदलेंगे। ठीक, दो अक्षरों में बदल जाएगा। एक आपका हो जाएगा ख, ठीक ना, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ख हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा छ। ठीक ना, जब ये छतरी, इसको छतरी छ कहते हैं। हाँ, बता रहा हूँ, रुको। तो इस छ का प्रयोग प्रायः तत्सम के रूप में होता है। जब इसका तद्भव बनेगा तो ये ख और छ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो गए ख और ये हो गए छ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे। अब जैसे नाम सुना, जैसे मान लेते हैं क्षीर, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्षीर। तो ये क्षीर तत्सम है कि तद्भव है, तो किसके अनुसार तद्भव होगा। अरे नियम लिखा ये तो है तो हैया कि इसके अनुसार क्या। तो क्षीर क्या है, तत्सम है, क्योंकि यहाँ पे छ। अब इसका तद्भव बनाना होगा तो ये क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। तो हम लोग जो खीर कहते हैं उसका तत्सम क्षीर होता है। ठीक ना, कभी नाम सुनिए, कभी जाओगी बनारस तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिठाई की दुकान मिलेगी, उसका नाम है क्षीर सागर। बहुत महंगे महंगे मिठाई मिलते हैं। नाम सुनी होगी नहीं, क्षीर सागर। तो शायद उस दुकान वाले से पूछना कि भैया ये क्षीर का मतलब क्या होता है। हाँ, तो कभी जाना तो पूछना, देखो बता देता है कि नहीं। ठीक ना, तो क्षीर मतलब क्षीर का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। ठीक ना, तो छ का किस में परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर ख में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक ना, इसको ध्यान समझना। सर मतलब जैसे कि वहाँ पर बताया है ख और छ दो वर्ड से छ बना है। हाँ, बना नहीं है भाई, मतलब उसका उच्चारण दोनों हो सकता है। नहीं जी, उच्चारण की बात नहीं है, ये तत्सम है, तद्भव है। जैसे पूछ लिया जाए खीर क्या है, तो तद्भव उसका तत्सम बताना होगा, तब क्या कहोगी, क्षीर कहोगी। तो उसको याद करना है, क्या करना है, ये मैं नियम बता रहा हूँ, तुम कहीं और चली जा रही हो। उच्चारण पे क्यों जा रही हो, उच्चारण से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो इसमें 1500 कितना याद करोगी, तत्सम तद्भव। ये नियम है, नियम पहचान लो, तुरंत पहचान में आ जाएगा कि जहाँ पे भी छतरी छौरा दिख जाए समझिए कि वो क्या है, तत्सम है ना। कुछ अपवादों को छोड़ करके, ठीक ना, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो ये क्षीर है, तो क्षीर का तद्भव क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। तो यही जो है कि पहचान करना है ना। अब तुम कह रही कि ये छ से ख और छ बन गए, ऐसा कुछ नहीं है, उससे नहीं बने हुए हैं। ठीक ना, अब देखिए नाम सुना है इसका, खेत का नाम सुना, खेत का नाम सुना। तो खेत तत्सम है कि तद्भव है, तुम कहानी बुझाती रहती, कभी तत्सम कभी तद्भव। सही बताओ, इसके बाद क्लियर बताना, खेत तत्सम है कि तद्भव है, तद्भव है। अब इसका तत्सम बनेगा तो क्या बन जाएगा, बताओ, तत्सम बनेगा इसका तो क्या बनेगा, चलो छ हो गया, और ख पर एक मात्रा लगा है तो का त्र हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। ठीक ना, तो हम लोग जो खेत कहते हैं वो तद्भव हो गया, लेकिन उसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक ना, तो इसको ध्यान समझो, इसको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये क्षीर से क्या हो गया, खीर हो गया।
ठीक है। और ये खेत क्या है? तद्भव है। और खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है, ठीक ना। अब इसके अलावा और भी ले सकते हैं। अब देखिए, एक जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक नाम ले लीजिए आप। इसकी तृप्ति की बहुत गहरी दोस्ती थी उससे। नाम था क्या उसका? ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका यदि तद्भव बनाना होगा तो क्या बन जाएगा? क्यों बताओ, बोलो। छ का ख में परिवर्तन हो गया तद्भव बनाते समय। तो ये नियम है, इस नियमों को पहचान करना है, नहीं तो तत्सम तद्भव याद करते करते जीवन बीत जाएगा। ये तो एक जो है कि बस तरीका होता है कि हम पहचान ले, दे देगा निम्न में से कौन सा तत्सम या तद्भव नहीं है या है। ये हर परीक्षाओं में, यदि हिंदी की परीक्षा कहीं पर भी हो रही है तो तत्सम तद्भव ये तो बिल्कुल अनिवार्य पूछता है। 2 तत्सम पूछ देगा, 1 तद्भव पूछ देगा, ठीक ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तत्सम और तद्भव। इसीलिए हमने कहा कि इसके नियमों पर विशेष ध्यान दीजिए। जहाँ पे 6 दिख जाए तो समझिए वो तत्सम है। बस यही याद कर लो, जहाँ पे 6 दिख जाए समझिए कि वो क्या है? तत्सम है। कौन सा 6? छत्री 6, ठीक ना। ये कौन सा 6 है? छत्री 6 है। इसको संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। यह किन 2 वर्णों के मिलने से बना? किन 2 वर्णों के मिलने से बना है? ये छत्री 6 नहीं बताए थे? हाँ, तुम लोग पढ़वा नहीं करती हो। ये सब हो गया, ये सब लिख लिए हो। हाँ, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हो गया, दिख रहा है। मिटाऊँ अब इसको? मतलब यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक ख तक दिख रहा है। चलिए, अब यहीं तक लिखूँगा मैं, इसको मिटा दूँ। अब देखिए नियम 2। तो देखो, व्यंजन में जो संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 है ना। क्यों? ये जो चारों हैं प्रायः जो है कि तत्सम वाले होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम वाले होते हैं। बात समझ में आया? बोलो। जो अभी मैंने बताया कि जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है, ये संयुक्त व्यंजन है। और ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये प्रायः तत्सम वाले शब्द होते हैं, ठीक ना। अच्छा, मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर अभी तत्सम तद्भव चल रहा है। तत्सम और तद्भव। अब देखिए नियम 2 यहाँ से दिखाई दे रहा है। नियम 2। इसी प्रकार स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग शब्दों के पहचानने के भी नियम होते हैं। कैसे हम ये कितना याद करेंगे? याद तो नहीं, शब्दों को तो याद किया नहीं जा सकता है। कुछ भी शब्द बन सकता है, तो उसको कितना हम लोग याद कर सकते हैं? 200, 400, 500 बहुत याद करेंगे तो 1000 याद कर लेंगे। अब पता चले कि 1001 वाला से दे दिया, सब मेहनत डाढ़ हो गया। तो नियम पता रहेगा तब ना। नियम पता रहेगा तो याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो नियम नंबर 2 क्या है? देखिए, व का व जो व है वह प्रायः तत्सम होता है। प्रायः
तत्सम होता है। और इसका तद्भव ब हो जाता है। बात समझ आया? यानी कि कह सकते हैं व का ब में परिवर्तन। ठीक है। और ये जो व है क्या है? ये तत्सम है। व क्या है? तत्सम। और ब क्या है? तद्भव। ठीक। तो ये जो है मैं यहाँ पे एक इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये व तत्सम है और ब क्या है? तद्भव है। ठीक ना। तो व का ब में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये वणिक है ना। ये क्या लिखा है? वर्षा। ठीक। अब उसके बाद ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? वर यात्रा हो गया। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? वत्स्य। ठीक है। तो ये देखिए सब में व है, तो ये सभी क्या हो गए? तत्सम हो गए। अब इनका तद्भव यदि बनाना है, ठीक है, तो वणिक का क्या हो जाएगा? नाम सुना? बनिए की दुकान। वर्षा का बारिश भी होता है। अब बारिश कैसे लिखा जाएगा देखा जाएगा। वर्षा का वर्षा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। चलिए मान लेते हैं, या इसको बारिश कह दीजिए। ठीक है ना, बारिश कह दीजिए। वक क्या हो जाएगा? वक मतलब वर यात्रा मतलब बारात करने जाना है। ये ब्याह हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी आधा आ गया ना, यहाँ पर ये आधा आ गया, लेकिन ये जो ब है ना, ये ब जो है तद्भव के रूप में है, इसलिए यदि आधा आ गया तो भी ये क्या रहेगा? ये तद्भव ही रहेगा। लेकिन इसके पहले हमने बताया था कि जैसे मान लेते हैं हस्त है, ठीक है ना, हस्त है, सूर्य है ना, पुत्र है, इन सब में कुछ न कुछ अर्ध चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये सभी तत्सम हो गए। यहाँ पर भी आधा चीज़ें दिखाई दे रही, लेकिन ये तत्सम नहीं है, ये क्या है? तद्भव है। तो यही क्या है, एक तरीके से मैंने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़ करके, है ना, ये एक बहुत ही हद तक आपको समझने में जो है कि ये कारगर होगा। लेकिन ये कहिए कि बस इसी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ तत्सम मान लेंगे, तब तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये विवाह का ब्याह हो गया। वत्स्य, वत्स्य मतलब बच्चा। ठीक ना। देखिए सब में ब आया, व का ब में परिवर्तन हो रहा है। तो जो व चीज़ें हैं वो तत्सम है, और जो ब वाली चीज़ें वो क्या है? तद्भव है। समझ में आ रहा है बात? क्यों गीता? तत्सम तद्भव को याद करने कितना याद कर सकते हैं? इसको यदि हम पहचानने का जो नियम है वो पहचान जाए या जान लेवे तो आसान हो जाएगा। तत्सम तद्भव पहचानने का नियम आसान हो जाएगा ना। चलिए तब अच्छी बात है।
तो ये हो गया। अब इसके बाद अब इसके नीचे लिखेंगे तो दिखाई देगा हो। हाँ चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नियम 3। नियम 3। अब ये जो नियम 3 है, ठीक है, ये वर्षा का कई चीज़ें हमने बताया, बारिश बताया, वर्षा बताया, बरसात बताया, तो बरसात भी हो सकता है। ठीक, नियम 3। अब नियम 3 क्या कह रहा है कि जहाँ पे आपका तालव्य स होगा ना, ये क्या है तालव्य स, ये क्या है तत्सम है। क्या है ये तत्सम है। और इसका परिवर्तन और इसका परिवर्तन यहाँ तक दिखाई देगा। ये कौन सा स है, दंत स, तद्भव है, दिखाई दिया। ठीक, ये तद्भव में हो जाएगा। ठीक ना। तो जहाँ पे आपको तालव्य स वाली चीज़ें दिख जाएंगी वो तत्सम हो जाएगा, और उसका परिवर्तन किस में होगा, दंत स में हो जाएगा। ठीक ना। तो यानी कि इसको कह सकते हैं कि श का स में परिवर्तन ना, श का स में परिवर्तन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों समझ में आ रहा है? जहाँ पे श दिख जाए, यानी श मतलब जो तालव्य स है। ठीक, और उसका जब तद्भव हम लोग बनाएंगे या जब उसका तद्भव बनेगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, दंती स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों, बात समझ आ रहा है कि ना नियम? अब पहचान लोगी ना कौन तत्सम है कौन तद्भव है। हाँ, मैक्सिमम तो पहचान ही लोगी, जो अपवाद स्वरूप होंगे बस उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। क्यों अंकिता, बोलो। यस सर जी। ठीक, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये क्या लिखा है, श्यामल ना, श्यामल। ये क्या लिखा है, स्वसुर, स्वसुर। ठीक है। ये क्या लिखा है, श्याम। ठीक है ना। इसके अलावा भी और भी बहुत से हो सकते हैं। अब इससे मान लेते हैं ये हो गया आपका दर्शन। ठीक है ना। तो श्यामल क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव में परिवर्तन होगा तो क्या बन जाएगा ये श्वसुर का ससुर हो जाएगा, श्याम का हाँ श्याम का शाम भी कर सकते हैं। चलिए दर्शन का तो सीधा आप दर्शन कर सकते हैं ऐसे। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये स भी दिख रहा है और ये उड़नकुआ र भी दिख रहा है अर्ध रूप में, तो ये क्या हो गए, ये सभी क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। अब देखिए कि जहाँ पर आपको मैंने बताया अभी कि व दिख जाए, ठीक है, स दिख जाए और इसके अलावा छ दिख जाए, छ दिख जाए, त्र दिख जाए, ज्ञ दिख जाए और स्र दिख जाए, तो ये सभी जो होंगे ऐसे अक्षरों वाले जो शब्द होंगे ये प्रायः तत्सम होंगे। क्या होंगे, प्रायः तत्सम होंगे। बस व का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ब में। ठीक, स का परिवर्तन किस में हो जाएगा,
स में, छ का ख में भी हो सकता है और ये आपका इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, त्र का त में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। स्र ये आपका इसमें परिवर्तन हो सकता है, स्र का घ में और स में परिवर्तन होता है। शायद मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं उसका नहीं होता है। ठीक, एक आपका एक और शब्द, एक और चीज़ छूटा हुआ है, क्या? ये आपका हो गया स, एक ठो ऋषि री, ठीक ना। ये जो शब्द आपको दिखेंगे, अरे सॉरी, ये अक्षरों वाले जो शब्द दिखेंगे वो सभी क्या होंगे? प्रायः लगभग सभी क्या होंगे? तत्सम होंगे, ठीक ना। जहाँ पे ये स्र दिख जाए, यहाँ जहाँ पे ये मूर्धन्य स दिख जाए, जहाँ पे आपका ये संयुक्त वाला जो स है ये दिख जाए, तो ये जो आपके अक्षर वाले, ऐसे अक्षरों वाले जो शब्द दिखेंगे तो उसको एक बार ध्यान में रखिएगा कि यह तत्सम हो सकता है। यहाँ तक ध्यान में रखना कि ये तत्सम हो सकता है, लेकिन कन्फर्म मत करिएगा कि ये तत्सम होगा, ठीक ना। कुछ अपवाद चीज़ें पूछ दी जाती हैं, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए, जो विसर्ग होता है, ये क्या है? विसर्ग, ये क्या है? तत्सम है, ठीक। और ये जो आपका अनुस्वार है, ये क्या है? अनुस्वार, ये क्या है? तत्सम। लेकिन जो अर्धचंद्री होता है, अर्धचंद्र बिंदी होता है, ये तद्भव होता है। ये क्या होता है? तद्भव होता है। अभी देखिए इसका उदाहरण देखिए, ये यहाँ पे लगा है चंद्रबिंदी। अब इसके पहले एक उदाहरण मैंने बताया था, सिंह ने, सिंह बताया था, ये सिंह बताया था, तो ये सिंह क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो अब यही देखिए अपवाद आया ना, तो इन्हीं सब चीज़ों को हमको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। बात समझ में आया? यहाँ पे देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार क्या है? तत्सम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे आपका विसर्ग आ जाएगा वो तत्सम, जहाँ पे आपका ये अनुस्वार आ जाएगा ये भी आपका क्या है? तत्सम, और जहाँ पे अर्धचंद्र बिंदी आ जाएगा तो वहाँ पे ये तद्भव होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया? क्यों? बात समझ में आया कि नहीं? क्यों? मिटाऊं? मिटा दूं? तो कौन कौन से अक्षर या वर्ड आएंगे तो वो तत्सम होगा? बताइए। री, री है तो तत्सम है? नहीं है। अब जा कर के अंकिता तुम तत्सम तद्भव का जितना भी, कौन सा हिंदी का कौन सा किताब रखी हो तुम? हाँ हाँ, हिंदी किसका है? लुसेंट हिंदी का नहीं है? समान हिंदी लुसेंट, हाँ। चलो चाहे जिसका भी होगा, उसमें जाकर के तत्सम तद्भव का आज तुम प्रैक्टिस कर लेना। जो चीज़ यहाँ हम बता दिए और देख लेना क्या जो बताया गया उससे मैक्सिमम चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत नियम बता दिए गए हो, ठीक है ना। देख लेना तो वो एक नज़र में याद भी हो जाएगा और यहाँ से जो समझ रही हो। अब देखिए नियम की बात करें तो जो चौथा नियम में यदि बात करते हैं तो जो री और त्र न, री और त्र ये तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक, एक आध उदाहरण मैं दे रहा हूँ इसके लिए, तो उदाहरण देख लीजिए।
जैसे ये क्या है और ये क्या है? मृत्तिका। क्या लिखा है? मृत्तिका। ये क्या लिखा है? मातृ। ये क्या लिखा है? पितृ। नहीं? तो ये जो लगा हुआ है री को प्रदर्शित कर रहा है, इस वाले री को, और ये त्र ये त्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या है? तत्सम है। जैसे री और त्र ये क्या होंगे? तत्सम होते हैं। तो अब रात्रि का क्या हो जाएगा? तद्भव रात। मृत्तिका का इसको मिट्टी भी कह सकते हैं या मृत्तिका कह सकते हैं। मातृ का तो माता हो जाएगा। पितृ मतलब समझ में आ रहा है? तत्सम तद्भव पहचानने के आ जाएगा पहचान में, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब अगला नियम क्या है कि अगला नियम ये है यहाँ से दिखाई देगा। अगला देखिए नियम क्या है। तो अगला नियम है तो छ हो गया, अब ये सब बता ही थे। त्र हो गया, री हो गया, और एक अर्धवर्ण हो गया। ठीक है? एक क्या हो गए? अर्धवर्ण। अर्धवर्ण का मतलब जहाँ पे आधा कोई हो, जैसे हमने बताया था अभी कहीं ने। ठीक ना? अर्धवर्ण हो गए, हस्त जैसे हो गया ना। अब इसके अलावा अब मान सकते हैं कि रो नहीं, ये हो गया, ये हो गया आपका, स हो गया, दिखाई दिया वहाँ तक? स हो गया। और ये जो है ये तो तद्भव है, छोड़िए इसको, तत्सम की बात करते हैं। ये हो गया। ठीक है? तो ये सभी क्या है? तत्सम के रूप में आएंगे। अब यहाँ पर ये तत्सम है, जब इसका तद्भव बनेगा तो ये बन जाएगा ज। क्या बन जाएगा? ज। जैसे यज्ञ है, तो यज्ञ क्या है? तत्सम की तद्भव है, तत्सम है। ठीक ना? इसका जो परिवर्तन हो जाएगा ये किस में हो जाएगा? स में, तो ये तद्भव बन जाएगा। अब इस स का जो परिवर्तन होगा ये दो रूपों में होगा, दिखाई दे रहा है? एक तो घ बनेगा और एक आपका बन जाएगा स बन जाएगा, दंती स बन जाएगा तद्भव होते समय। ये तत्सम है, इसका जब तद्भव होगा तो इसी का या तो घ बनेगा या तो स बन जाएगा। इस स का स बन के जाएगा, य का ज में परिवर्तन होगा। तत्सम, ये तत्सम है, यह तत्सम है और इसका तद्भव बनेगा तो प्रायः की बात हो रही, ज बन सकता है। लेकिन कोई एकदम बिल्कुल प्रमाण नहीं है कि ये ज ही बनेगा, हो सकता है उसकी जगह कुछ और भी बन जाए। जैसे मान लेते हैं कि युग लिखा है। क्या लिखा है? युग। तो युग में य है, तो य क्या हो गया? तत्सम है कि तद्भव है? अरे क्या कैसा बताती हो जी? कभी तत्सम बताओगी, कभी तद्भव बताओगी। ये हमने अभी बताया कि य श स, ये अभी इसके पहले कई बार हम बता चुके कि ये जितने भी रहेंगे सब कुछ जो है कि तत्सम में है प्रायः। और तुम कभी तत्सम करी, कभी तद्भव कर रही हो। समझ में नहीं आ रहा है? तब का है? तो इस य अभी मैंने लिखा कि ये तत्सम है, जब इसका तद्भव बनेगा तो ज बन जाएगा। तो भी तुम करो कि पता है ये तत्सम है, फिर करो तद्भव है। तो युग क्या है? ये तत्सम की तद्भव है। तत्सम है, इसका तद्भव बन जाएगा, किस में हो जाएगा? युग में हो जाएगा। तो ये तद्भव हो गया। जैसे यौवन है ना? यौवन है तो इसका क्या हो जाएगा?
जोबन हो जाएगा। देखो व का ब में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, य का ज में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो यही पहचानने के नियम बताए थे अभी ने। फिर जैसे मान लेते हैं कि युवा लिखा है, युवा लिखा है, तो युवा का क्या हो जाएगा तद्भव, बताओ। जवान हो सकता है, इसी को ना युवा कहते हैं। अब इसके अर्धचंद्राकार में आ रहे हैं। अरे सॉरी, हाँ, ये अर्धचंद्राकार वाले जो होते हैं ये तद्भव होते हैं। क्या होते हैं ये? तद्भव होते हैं। ठीक, अर्धचंद्राकार तद्भव होते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। जैसे ये क्या लिखा है, मुंह, तो मुंह तत्सम है कि तद्भव है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनेगा? मुख हो जाएगा। क्यों? अब इसके बाद जैसे गेहूं लिख दिया जाए, गेहूं, तो गेहूं क्या है अंकिता? तत्सम की तद्भव है? बोलो। तो बोलते क्या नहीं तद्भव है? तो इतना तो है डांटेंगे, इतना बुरा लग जाए तो तू आज पढ़ लिख के कितना तेज होकर हो। तू कहत ही जो है कि इतना समझाया जा रहा है बार बार, लेकिन पता नहीं कहाँ पे तुम लोग का ध्यान रहता है। गेहूं तद्भव हो गया, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गोधूम। नाम सुने हो कि नहीं? ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे अर्धचंद्राकार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये तद्भव हो गया। अब जैसे लिख दिया जाए मुंह, एक ऐसे मुंह लिख दिया जाए, तो ये क्या होगा? तो ये तत्सम के रूप में हो सकता है, लेकिन है नहीं। ठीक ना, हो सकता है। ठीक, तो ये अर्धचंद्राकार वाली चीजें हो गई। अब एक जैसे मान लेते हैं कि गांव, गांव, गांव कहाँ है भाई? गांव कहाँ है? तो गांव क्या है? तत्सम की तद्भव है गांव। क्यों किदा? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा तब? यदि गांव तद्भव है तो तत्सम बताओ अब तुम लोग। ग्राम। ठीक, देखा बुद्धि खुलल ना, इसके लिए डाटे चाहिए। इसका हो जाएगा ग्राम। देखिए ग्राम भी अर्धवर्ण लगा हुआ है कि नहीं? अर्धवर्ण लगा है कि नहीं? तो इसका ग्राम क्या है? जैसे लिखते हैं हम लोग ना, हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे कोई एड्रेस डालना होता है तो हम लोग हिंदी में ग्राम ही लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे कर देंगे ग्राम, ऐसे हो गया ना। तो कहीं कहीं पर देखिए हम लोग सदैव ही तत्सम का प्रयोग करते हैं, है ना, और कहीं कहीं पर सदैव तद्भव का यानी कि प्रयोग तो करते ही हैं। ठीक ना, जैसे युवा हो गया तो हम लोग को बार बार जो है कि यदि कभी वैसी बात कहेंगे तो युवा वाली बात करेंगे कि हाँ युवा की बात हो रही है और युवा के भविष्य की बात हो रही है। ये नहीं कहेंगे जवानों के भविष्य की बात। जब जवानों के भविष्य की बात कह दिया जाए तो लोगों का दिमाग तुरंत पहुंच जाएगा वहाँ पर, जो बॉर्डर पे खड़े जवान हैं उन पर पहुंच जाएगा, है ना। तो युवा की, तो युवा हमेशा हम लोग कहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तत्सम के रूप में ही हम लोग प्रायः बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, लिखने में भी प्रयोग करते हैं। जैसे ग्राम लिखना है तो ऐसे ही ग्राम लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे हाँ ये चलिए हो गया ये गांव हो गया, ऐसे नहीं। तो गांव क्या है? तद्भव है, और ग्राम क्या है? तत्सम है। तो ये कुछ पहचानने के नियम थे। इतना कुछ यदि आप लोग जान जाएंगे, पढ़ लेंगे, इसका जाकर के प्रैक्टिस कर लेंगे, तब तो तत्सम तद्भव फिर बिसरेगा नहीं, यानी भूलेगा नहीं जल्दी। ठीक ना।
हो जाएगा? क्यों अंकिता बोला है? आइए अब इसके आगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर अभी हद तक हम लोगों ने तत्सम और तद्भव को देखा। अब इसके आगे हम लोग देशज और विदेशी शब्दों को भी देख लेते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा दूं? हाँ ठीक। क्या चीज? क्या पाँच ही डाले हैं, नियम बोले कुछ है। कहाँ पे? ये अरे कोई नहीं, उसी में कई चीज, एक ही नियम में सब बता दूं मैं, उसमें क्या दिक्कत है? एक ही नियम में सब भी हो सकता है, उसमें कोई ये चीज नहीं है। उसमें ये सब आ गया, ठीक है ना? छत्र ज्ञ स्र ये जो मिल जाए कहीं पर जो संयुक्त व्यंजन है तो समझिए कि वो तत्सम हो सकते हैं। जहाँ पे ऋषि री मिल जाए समझिए वो तत्सम हो सकते हैं, और जहाँ पे अर्धवर्ण मिल जाए तो समझिए वो तत्सम हो सकते हैं। यही सब नियम पहचानने के हैं। जहाँ व मिल जाए समझिए वो तत्सम है, तो वह का व में हो जाएगा परिवर्तन, समझिए वो तद्भव हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे य मिल जाए य समझिए वो तत्सम है। यही पहचानने के नियम है ना। और कौन सा नियम है? ऐसे ही याद कर सकते हैं उसको। जमाना देखिए स्मार्ट क्लास का हो गया है। स्मार्ट बोर्ड रहता तो अलग चीज़ें रहती, आराम से बस फीड करिए, सब कुछ है स्लाइड में, बस ऊपर नीचे करते जाइए, उसके बारे में आप बताते जाइए, हो गया। अब देखिए देशज शब्द। हाँ काहे नहीं, रूम का किराया तक नहीं दिया पावत बा तो कहते हो कि वह ले ली। अब देखिए तीसरा आ गया इसका देशज। देशज का मतलब, देशज का मतलब बताओ? तुम लोग बोलती रहो भाई, उल्टा सीधा गलत सही बोलती रहो, थोड़ा सा डाटा फटकार होगा तो क्या होगा, लेकिन दिमाग खुलेगा। हाँ न डांट फटकार होगा, डंडा रखा हुआ है, डंडा से फटकार हो जाएगा। देशज क्या होते हैं? देखिए देशज शब्द यानी कि वे शब्द जिनके उत्पत्ति मूल का पता न हो। ठीक ना? उत्पत्ति मूल का अभी बताता हूं मैं। उत्पत्ति मूल का पता न हो, यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये पता न हो ना। उत्पत्ति मूल का पता न हो, फिर भी वे प्रचलन में या प्रयोग में हो। वे प्रचलन या प्रयोग में हूँ, उसे क्या कहेंगे? प्रयोग में हूँ, उसे क्या कहेंगे? देशज कहेंगे। यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न हो कि ये जन्म कहाँ से लिया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, लेकिन फिर भी वे प्रचलन में हों, प्रयोग में हों। जैसे मेहरारू कहा जाता है ना, हंसने वाली कौन सी बात है भाई इसमें? मेहरारू, मनसेधु, मनई, इसकी उत्पत्ति का कहीं पता है कि ये कहाँ से आया है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है क्षेत्रीय भाषाओं में, जो गांव की भाषा है। हाँ कि फलाने के मेहरुआ ऐसे कहत रही है, अरे एक मनई देखे रही, पता नहीं बहरे कौन मनई रहा, वो आया रहा पूछत रहा। तो ये सब चीज़ें, मनई इधर नहीं बोला जाता है, गंगा के उस पार जाओगी तो उधर मनई लोग कहते हैं, है ना। गंगा के उस पार मनई, मिर्जापुर में लोग इधर मनई कहेंगे, इलाहाबाद में भी लोग मनई कहते हैं, है ना। आदमी को, ठीक ना। लेकिन जो औरत है तो औरत का तो
मूल पता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसलिए औरत जो है कि आपका देशी या देशज शब्द नहीं है, ठीक ना। लेकिन वह कह दिया जाए मेहरारू, मनसेधु, लोटा, ठीक ना, थरिया, बर्तन, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति मूल का पता न हो फिर भी वे प्रचलन में या प्रयोग में हो, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले सकते हैं, मेहरारू हो गई, मनसेधु हो गया, मनई हो गया, लोटा हो गया, थरिया हो गया, बर्तन हो गया, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। ठीक, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिखूँगा क्या, मैंने तो बोल ही दिया जैसे, ठीक है ना। जैसे में चलिए लोटा हो गया, कटोरा हो गया, थरिया हो गया, लोटा, कटोरा, थरिया, डिब्बा, डिबिया, डिब्बा, डिबिया, ये भी पूछा जाता है। मेहरारू, मेहरारू, मनसेधु, मनसेधु, मनई, ने ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। ठीक है। अब इसके बाद विदेशज शब्द या विदेशी शब्द, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको बताना पड़ेगा, लेकिन समय भी हो गया है। विदेशज या विदेशी शब्द, क्या चीज, विदेशी शब्द है ना, विदेशज या विदेशी शब्द, यानी कि कह सकते हैं कि जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं, विदेशी भाषा से लिए गए हैं, ठीक ना, वे क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं। ठीक है। तो इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, इसके अलावा चाइनीज भी हो जाएगा, जापानी भी हो जाएगा, फ्रेंच भी हो जाएगा। ठीक, ये सभी जो है कि इन भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं और हमारे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम विदेशी शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे अलमारी हो गया, है ना, अलमारी हो गया, मुकदमा हो गया। ठीक है, ये सभी विदेशी भाषा है। यहाँ तक कि यदि बात कर लिया जाए हिंदी की, किसकी, हिंदी शब्द, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ठीक, ये स्वयं हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, ये स्वयं हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। ये किस भाषा के शब्द हैं, तो ये फारसी भाषा के शब्द है। और हिंदी भाषा में, यानी कि हमारे यहाँ हिंदी भाषा में जो शब्द लिए गए हैं वो सर्वाधिक फारसी भाषा से लिए गए हैं, उसके बाद अरबी भाषा से लिए गए हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए कि जो हिंदी भाषा में जो सर्वाधिक शब्द लिए गए हैं वो फारसी भाषा से लिए गए हैं, इसके बाद ये अरबी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है। और जितने भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य किए थे, ये वही कबूतर है जिनको हम पानी पिला रहे थे, इनका तो अब बताते हैं, रुको। अब देखिए, जो प्रशासनिक कार्यों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है ना, वो प्रायः अंग्रेजी के रूप में होता है। तो प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली जो
भाषा से जो शब्द ली गई है वह क्या है, वो अंग्रेजी है। तो अभी मैंने बताया कि हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द कहाँ से आए हैं, फारसी से आए हैं, फिर उसके बाद अरबी से आए हैं, जबकि प्रशासनिक सेवाओं में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वाधिक अंग्रेजी भाषा से ली गई है। बात समझ में आया, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया देसी विदेशी हो गया, ठीक है। ठीक, अब अंग्रेजी से जो देखिए, जैसे बहुत पहले लालटेन चलता था ना, लालटेन, तो ये लालटेन क्या है, यह हम लोग इसको हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। लेकिन ये लालटेन यह स्वयं अंग्रेजी भाषा का शब्द था और इसमें यह इसका परिवर्तन हो गया। पहले इसको लैंटर्न क्या कहते थे, लैंटर्न कहते थे। ये लैंटर्न जो अंग्रेजी भाषा है, अब इसका प्रयोग हम लोग लालटेन के रूप में करने लगे हैं। तो पहले जो है कि यही लैंटर्न चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गया, अब ये लालटेन हो गया। उसी प्रकार से जैसे आप लोग पानी पीते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं बॉटल, क्या कहते हैं, बॉटल, है ना, या बॉटल कहते हैं। तो ये बॉटल जो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसको जो है कि सामान्य रूप में इसे हम लोग बोतल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बोतल कह देते हैं। तो बोतल क्या हो गया, ये हिंदी हो गया। ये बॉटल क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी में ही हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ परिमार्जन हो गया, उसका कुछ न कुछ परिवर्तन हो चुका है। तो ये हो गया आपका देसी और विदेशी शब्द हो गए, ठीक। अब इसके अलावा एक चीज़ और नोट कर लेंगे, दिखाई दे रहा है यहाँ से, अंग्रेज। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, एक अंग्रेज हो गया, कूपन हो गया, कारतूस। कारतूस का नाम सुना है कि नहीं, कारतूस का नाम सुना है, क्या होता है ये? अच्छा, केवल नाम सुनी हो, पता नहीं कि क्या होता है। देखो, अरे जो बंदूक होती है, बंदूक में क्या डाला जाता है, गोली। गोली को मान लेते हैं बुलेट कह दिए, ठीक ना। तो उसी गोली को कारतूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कारतूस कहते हैं। तो ये अंग्रेज, कूपन, कारतूस। अंग्रेज देखिए पूछ सकता है कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी मत लगा देना, अंग्रेजी मत लगाना, ठीक ना। अंग्रेज, कूपन, कारतूस ये सभी जो है कि आपका फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। किसके हैं, फ्रेंच भाषा का शब्द है। चाय हो गया, चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का, ठीक है। तो ये आपका देशज और विदेशज हो गए। एक इसी में संकर भी होता है, क्या होता है, संकर, जो मिश्रित होते हैं। क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। जैसे इसमें रेलगाड़ी भी, क्या हो गया, रेलगाड़ी। तो रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है। ये गाड़ी हिंदी शब्द है और ये अंग्रेजी शब्द है, तो ये संकर हो गया, ठीक। जैसे सिनेमा घर हो गया, क्या हो गया, सिनेमा घर हो गया। तो सिनेमा क्या है, अंग्रेजी हो गया, घर क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो ये सभी क्या शब्द हैं, ये संकर शब्द हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कर ले जाएंगे, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल से क्या पढ़ाया जाए, कल से संधि। अब ये शब्द बचे हैं, है ना, अर्थ के आधार पर होगा, शक्ति के प्रयोग के आधार पर होगा, और एक आपका जो है कि जिसमें संज्ञा सर्वनाम आ जाएंगे, है ना, उसको कहते हैं आपका अच्छा नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, रूपांतर के आधार पर या विकार के आधार पर। तो विकारी और अविकारी ये होते हैं, ठीक है ना। तो कल से संधि ही बता दें पहले,
नहीं, पढ़ने की बात नहीं है, यहीं जब तक तुम लोग का बीएड का एग्ज़ाम है तब तक इसको मैं बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद तो हमारा जो मूल विषय प्रारंभ था पहले ऑफलाइन की क्लास में, जो हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, भूगोल में ख़ास तौर पे टीजीटी, पीजीटी और नेट की जो परीक्षाओं की हम लोग तैयारी कर रहे थे, और उससे संबंधित हम लोग जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे अब वहीं से तब स्टार्ट होगा, भूगोल से ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम कुछ दिन पहले वीडियो में भी डाले थे, कुछ ही दिनों में जो है कि भूगोल विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि परीक्षाओं से संबंधित तैयारी की जाएगी, है ना। तो अभी ये संधि उंधि बता देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद खुद से आप पढ़ लेना, ठीक है ना, ये चीज़ें। और तत्सम तद्भव पढ़ लेना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग है उनके भी कुछ नियम बताए गए हैं कि ऐसे शब्द होंगे तो सदैव स्त्रीलिंग होंगे, ऐसे शब्द होंगे तो सदैव पुल्लिंग लिंग होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। और हाँ, आप लोगों से भी निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे संबंधित जो आगे की वीडियो हैं आप उसको पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।